लोकतंत्र में जब तक जनता निकल के वोट नहीं देगी, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेगी, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। ये किसी भी समाज को विकसित करने के लिए पहले उसकी सोच बदलनी होती है कि आपने वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई है, आपने रोजगार के अवसर नहीं बनाए हैं। वहाँ चीनी मिलें हुआ करती थी, जी हुआ करती, बंद कर दी। हमारे यहाँ अच्छे स्कूल क्यों नहीं है? प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं, अच्छा कोचिंग सेंटर हो सकता है। तो यदि इन चीज़ों की व्यवस्था हम करेंगे तो पलायन रुकेगा। बिहार को बहुत कुछ चाहिए अभी। अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए। केवल अच्छी सड़कें और बिजली से नहीं होगा। हम लोग मिल करके बिहार को पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पूजा ठाकुर हैं और चूंकि बिहार फेज 1 के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें हमें रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली है, 65% रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली है। तो आज हमारे साथ एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के निदेशक आलोक कुमार रंजन सर हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि ये जो नए रुझान आए हैं, पहली बार इतनी वोटिंग जो परसेंटेज आया है, इसको सर कैसे देखते हैं। और सर से बात करें हम कुछ बुनियादी मुद्दों के बारे में जो बिहार से संबंधित हैं। सर, ये इस बार जो नए आंकड़े आए हैं, ये जो नया मतदान प्रतिशत आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक प्रकार से लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में जब तक जनता निकल के वोट नहीं देगी, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेगी, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जैसा मैं समझ पाता हूँ कि इस बार जो है वोटिंग में महिलाओं ने तो वोट किया ही बढ़ चढ़ कर, लेकिन युवाओं ने भी बड़ा वोट किया है। जी, युवाओं की वोटिंग जो है बहुत ही खासी रही है। उसका भी एक रीजन होगा कि इतनी वोट बढ़ गई। तीसरी बात जो मैं समझ पाता हूँ ना, कि एक वहाँ नए चुनाव के रणनीतिकार जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, वो आ गए हैं और उन्होंने लोगों को काफ़ी उद्वेलित किया है, उत्साहित किया है। उन्होंने एक नई उम्मीद जगाई है बिहार की आंखों में। तो शायद वो नई उम्मीद लेकर के लोग वोट देने के लिए निकल पड़े हैं। और आपको तो पता है, साधारणतया जो हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं कि जब भी वोटिंग ज़्यादा होती है तो लगता है लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी। हो सकता है बिहार के अच्छाई के लिए परिवर्तन हो। कौन सी सरकार आएगी, कौन सी जाएगी, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अच्छाई के लिए परिवर्तन तो दिख रहा है इस वोटिंग परसेंट। चूंकि आपने युवाओं की बात की, तो तेजस्वी ने इस बार दावा किया है कि हम 3 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, हर घर से एक नौकरी देंगे। क्या ये वादा हम कह सकते हैं कि फ्री बीज की श्रेणी में है, या फिर आप इस वादे से सम्मत हैं? क्या है आपका ओपिनियन? देखिए, ऐसे वादे आजकल सारी राजनीतिक पार्टी करती है। सारी राजनीतिक पार्टियों को अब वोट लेने के लिए इस प्रकार के लुभावने, लोक लुभावन वादे करने की परंपरा होड़ सी चल पड़ी है, तो सब लोग करते हैं। शायद मुझे लगता है कि कभी कभी लोग ऐसा वादा तो कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में ये नहीं सोच पाते कि क्या ये वादा वास्तव में निभाया जा सकता है, नहीं। तो ये मुझे लग रहा है, मुझे भी एक प्रकार से शक है, जैसे बाकी लोगों का होगा। लेकिन कई पार्टियों ने इस प्रकार के वादे किए हैं जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि वास्तविकता में वो संभव है। चूंकि सर आप लॉ पढ़ाते हैं, तो लॉ में एक लॉ कमीशन है और तमाम तरह की समितियां रही हैं। उन्होंने सुझाव दिए हैं कि जो घोषणा पत्र होता है पार्टियों का, उसको लीगल कर देना चाहिए ताकि पार्टियां झूठ ना बोल पाएं। आपकी इस पे क्या राय है सर? बिल्कुल सही है। देखिए, एक प्रकार से ये तो यही हो गया कि भाई हम वादा कुछ भी कर सकते हैं और वादा नहीं निभाएंगे तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और सारा वोटिंग इस पे निर्भर करता है। लोग हो सकता है उस वादे के झांसे में आकर के वोट करें। तो इन चीज़ों का वैध होना अच्छा है, लेकिन वादे को साधारणतया विधि में तो हम लोग पढ़ते हैं कि वादे जो है उसको यदि एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो विधिक आधार ले लेता है। लेकिन ऐसे वादे का क्या विधिक आधार होगा, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस प्रकार के वादे जो है सोच समझ के किए जाने चाहिए, ये सभी से उम्मीद की जाती है। लोकतंत्र की परंपरा में ये नहीं है कि आप कुछ भी कह के निकल जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद हम पूजा ठाकुर के पास आएंगे। पूजा ठाकुर के पास भी कुछ खास सवाल हैं आपके लिए। एक मेरा पहले सवाल है, आप चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा चुका है एनडीए सरकार के द्वारा। कर्पूरी ठाकुर ने एक नारा भी दिया है जिसके लिए वो बड़े फेमस हुए थे, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। लेकिन इनसे जुड़ी एक बात यह है कि जब ये अपने कार्यकाल में थे सीएम के, तो इन्होंने मीट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। आप सर आधुनिक परिदृश्य में उस निर्णय को कैसे देखते हैं सर? चूंकि वो एक इम्पोर्टेंट चेहरा है जिनके नाम पर राजनीति भी होती है बिहार में, इसलिए पूछ रहे हैं।
देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, ये बिहार के लिए शान की बात है और बिहारियों के लिए बड़े ही मान की बात है। ये बड़ी अच्छी, ये बड़ा सराहनीय कदम है। कर्पूरी ठाकुर उसके लिए योग्य व्यक्ति थे, उनको मिलना चाहिए था। इससे शोषित दलित वर्ग के लोगों को भी एक प्रकार से कहीं न कहीं सम्मान दिया गया, ये बड़ी सराहनीय बात है। लेकिन जहाँ तक आपने भाषा का सवाल किया, देखिए भाषा जो है अभिव्यक्ति का एक आधार है और आज के विश्व में आप यदि वैश्विक स्तर पे देखें तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कहते हैं इंग्लिश इज़ विंडो टू द वर्ल्ड, यानी आपको यदि कई देशों के साथ संवाद करना है, व्यापार करना है, तो आपको भाषा की पकड़ होनी चाहिए। आज चाइना जी अंग्रेजी सीख रहा है, जापान अंग्रेजी सीख जी रहा है, तो भारत और बिहार क्यों नहीं सीखेगा? देखिए उस समय कर्पूरी ठाकुर साहब ने निर्णय ये लिया होगा, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, वो कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिया। जी। लेकिन आज जो मैं समझ पाता हूँ एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, अंग्रेजी एक आवश्यक विषय और हर किसी को जानकारी अंग्रेजी की होनी चाहिए। आइए पूजा ठाकुर के पास आते हैं। पूजा ठाकुर के पास कुछ सवाल हैं आपके पास? सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि मैं भी बिहार से हूँ। आप इस बार देखिए, इस बार के इलेक्शन में जो डाटा आया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें ये कहा है कि जो महिलाएं हैं हमारे बिहार की, वो पुरुषों की तुलना में 8% ज़्यादा वोट किया उन्होंने। तो एज ए बिहारी आलोक रंजन सर इसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत सराहनीय कदम है कि हमारी माताएं और बहनें बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र में हिस्सा ले रही, तो बड़ी खुशी की बात है। इससे दिख रहा है कि महिलाएं काफ़ी जागरूक हो रही है और कहते हैं कि यदि समाज को विकसित करना है तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। देखिए गांधी जी ने अपने आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो यदि बिहार राज्य में ये हो रहा है तो ये बड़ी सराहनीय बात है और हम उम्मीद करते हैं कि महिला वास्तव में, देखिए जैसे कि आप जानते होंगे कि वहाँ सरपंच और मुखिया में भी महिला को बहुत जगह रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन उनके वो पति उसका यूज़ करते हैं और उसको उस पद पे बैठते हैं। लेकिन वास्तव में यदि महिला उसमें शामिल हो, वास्तव में वो मुखिया और सरपंच बने, विधायक बने, ना वो विधान पार्षद बने, सांसद बने, तो ये बड़ी सराहनीय बात होगी। उस स्तर पे यदि आप महिलाओं का देखेंगे तो परसेंटेज बहुत कम है। वोट तो देने आ रही हैं, लेकिन वोट लेने वाली महिलाएं भी आनी चाहिए, उसमें महिलाएं काफ़ी कम है। हम चाहेंगे कि वो लोग आएँ, मातृत्व शक्ति जो है वो आगे आए और बिहार का विकास हो। सर, अभी आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए एक स्कीम लेकर के आए हैं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जिसमें वो महिलाओं को 10,000 रुपये देते हैं, जीविका में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये उनका देना सही है, या फिर रोजगार को लेकर के, महिलाओं के रोजगार को लेकर के कुछ और करना चाहिए था उन्हें? देखिए यदि आप हमसे पूछेंगे तो सरकार को बहुत सारे ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जो पहले ही उठाए जाने चाहिए थे। इलेक्शन के वक्त में इस प्रकार का कदम कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है, लेकिन तो भी ये कदम सराहनीय है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, आपने किया, अच्छी बात है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा पूजा वो बहुत ही अच्छा था कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर हम पैदा करें। देखिए ये पैसा दे देना और एक वक्त का भोजन दे देना ये तो बड़ा सरल है, लेकिन यदि आप रोजगार के अवसर पैदा करेंगे तो आप सारे परिवार का कल्याण करेंगे, सारे समाज का कल्याण करेंगे। तो महिला के लिए क्या क्या रोजगार हो सकते हैं विशेष रूप से, जैसे घरेलू बहुत सारे रोजगार होते हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। और आपको पता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें बिहार आ सकता है आगे, और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी अभी बिहार के ही हैं। तो यदि बिहार ऐसा करेगा जिसमें महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा हो तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। सर, अभी आप वोटिंग परसेंटेज के टाइम में बात कर रहे थे, आप एक चेहरे की बात कर रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप प्रशांत किशोर को लेकर के बात कर रहे थे। तो आप कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड पे उन्हें लेकर के कहा जा रहा है कि ग्राउंड पे उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो प्रशांत किशोर का जो चुनावी अभियान है बिहार में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रशांत किशोर एक नया प्रयास है, एक नया प्रयोग है। अब बिहार इस प्रयास को तो सराह रहा है, बट इस प्रयोग को कितना स्वीकारेगा ये तो एक प्रश्न है अभी। लेकिन जहाँ तक आपने प्रशांत किशोर जी की बात की, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। हर बिहारी को इस पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने एक बीड़ा लिया है, एक जिम्मा उठाया है कि बिहार को बदल के रहेंगे, पलायन को रोक के रहेंगे, रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे, सभी को न्याय दिलाया जाएगा, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी। मैंने भी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की है, मैंने भी उनको कहा मैं शिक्षा में कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आइए हम लोग मिलकर करेंगे। तो मुझे लगता है बिहार के लिए एक नया प्रयोग है और हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। तो वो भी बिहार के हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए।
जी बिल्कुल। और सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप अभी देखिए जो आनंद मिश्रा है वो चुनाव लड़ रहे हैं, शिवदीप लांडे हैं और या फिर जो विकास वैभव है वो अपना लेट्स इंस्पायर बिहार चला रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि जो शिक्षाविद जो बिहार से बाहर आकर के बैठे हुए हैं उनको भी अब चुनावी में एंट्री कर लेनी चाहिए या फिर? नहीं, देखिए, ये तो अरस्तू ने कहा था कि यदि आप शिक्षक होकर के और विद्वान होकर के और इस प्रकार के योग्य व्यक्ति होकर के यदि आप चुनाव में और लोकतंत्र में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो फिर आप मूर्खों के द्वारा शासित होंगे। आप देखते हैं आज जैसे आपने एडीआर की भी बात की थी, तो बहुत सारे जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं या जो सरपंच मुखिया, उसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या दागी हैं। तो क्या ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है? नहीं। क्यों नहीं शिक्षक को और शिक्षित लोगों को और ऐसे अधिकारियों को जिनका आपने नाम लिया, आईपीएस को, आईएएस को, जिन्होंने समाज की सच्ची सेवा की है, जिनको समाज मानता है कि सच्चे सेवक हैं, उनको क्यों नहीं आना चाहिए? मैं तो सबका आह्वान करूंगा। शिक्षा, अभी देखिए बिहार में एक प्रयोग भी चल रहा है, आपने सुना ही होगा, आर.के. मिश्रा का नाम आपने सुना होगा, के.सी. सिन्हा का नाम, तो ऐसे लोग आ रहे हैं, जे.पी. सिंह का नाम। तो ये तो बड़ा अच्छा प्रयोग है। इससे राजनीति स्वच्छ होगी, सुंदर होगी और एक सटीक दिशा में राजनीति बढ़ेगी। यहीं पर सर एक सवाल है, चूंकि खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर जैसे लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, शासन की दिशा में आना चाहते हैं, जिनका काम मनोरंजन था। प्लेटो ने कहा था कि राजा दार्शनिक होना चाहिए और भी तमाम तरह की अपने अपने राजनीति में सिद्धांत रहे, अपनी अपनी बातें रही हैं। इनको सर आना चाहिए राजनीति में, आम जनता का मानना है नहीं आना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है अपने अपने ढंग से आने का, तो उसमें मैं नहीं गलत समझता कि खेसारी लाल और मैथिली ठाकुर का आना कोई गलत है। और वो तो सांस्कृतिक एक प्रकार से आपके एम्बेसडर हैं, कल्चरल एम्बेसडर हैं वो लोग। मैथिली ठाकुर ने बिहार का नाम ऊंचा किया है जी। खेसारी लाल जी कलाकार हैं और उन्होंने भी बिहार का कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। तो ऐसे लोग भी आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस प्रकार के लोग बहुत अच्छी सेवा भी करते हैं, ऐसा देखा गया है पीछे भी। तो मैं इसको खराब नहीं मानता, लेकिन हाँ, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने नाम लिया, प्रोफेसर आए, वीसी आए या आईपीएस अधिकारी आए, तो ये बड़ा अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। सर अभी रिजल्ट क्या आएगा वो तो 14 नवंबर को तय होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से अगर नई सरकार बनती है तो कोई ऐसे 5 काम आप मुझे बता सकते हैं जो बिहार की तकदीर को बदल सकती है या फिर उससे बिहार का विकास ज़्यादा हो पाएगा? ये किसी भी समाज को विकसित करने के लिए पहले उसकी सोच बदलनी होती है। तो बिहार के लोगों को सोच बदलना होगा। उसके लिए यदि आप सरकार से पूछेंगे तो सरकार कैसे सोच बदलेगी? तो फिर उसके लिए आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। पहले तो शिक्षा को बहुत बेहतरीन किया जाए और स्कूली शिक्षा से, बेसिक लेवल से, पहला तो मैं ये कहूँगा। दूसरा जो आपने पूछा, देखिए रोजगार बहुत बड़ा ये हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है। हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। जैसा आपने कहा भी कि उद्योग धंधे कम है। जो भी उद्योग वहाँ लगाए जा सकते हैं उसको लगाया जाना चाहिए, तो रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। तीसरी जो आपने बात कही, यदि समाज को आपको बढ़ाना है तो वहाँ शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता है पीछे विधि व्यवस्था ठीक थी, लेकिन हाल के दिनों में कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है, तो उसमें भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप समाज की बात करते हैं तो जैसा कि पहले भी हम लोग कह रहे थे, महिलाओं का भाग लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे राज्य में चल भी रहा है कि हमने महिलाओं को कहीं ना कहीं वहाँ रिजर्वेशन दिया है, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। तो सरकार को महिलाओं को आगे लाना चाहिए, लेकिन उनको शिक्षित भी साथ साथ। आप देखिए बिहार में कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत सारी महिलाएं शिक्षिका बन गई, लेकिन उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनको प्रॉपर शिक्षा नहीं दी गई है, तो कैसे बच्चों को प्रॉपर शिक्षा देंगी? तो मैं ये भी कहूँगा कि महिलाओं को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। महिलाएं आ तो रही हैं, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और देखिए बिहार में आप यदि ध्यान से देखो तो जो हमारी मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा और चिकित्सा जी, आप देखिए कोई शैक्षणिक संस्थान बिहार में विश्व स्तर का है? एक समय नालंदा हुआ करता था, क्या अब है? नहीं है। तो हमें विश्व स्तरीय शैक्षणिक सिस्टम बनाना होगा, चिकित्सा व्यवस्था बनानी होगी। एक सर हमारा मूल क्वेश्चन है, चूंकि बिहार एक समय गुरुकुलों ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन अब पलायन के लिए जाना जा रहा है। ये पलायन इतना ज़्यादा कैसे है? और चूंकि आप भी पलायन एक कह सकते हैं कि हैं, आप दिल्ली में हैं, आप यहाँ पे अपना कारोबार चलाते हैं, बिहार से भी लेकिन जुड़े हुए हैं आप अपनी जड़ों के कारण, तो आप इस पलायन को कैसे देखते हैं? आप इसमें सहभागी कैसे बनते हैं इसको ठीक करने में, इस व्यवस्था को?
देखिए, यदि कोई इस प्रकार का पलायन जो आप कह रहे हैं माइग्रेशन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम लोग तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए आए, बाई फोर्स जी। नहीं आए, बाई चॉइस आए। जी लेकिन वो पलायन बहुत ही दर्दनाक है जो बाई फोर्स हो रहा है, Correct. जिसमें मजदूर आ रहे हैं, निचले तबके के लोग आ रहे हैं जिनको वहाँ रोजगार ही नहीं मिल रहा है। तो रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई है, आपने रोजगार के अवसर नहीं बनाए हैं। यदि हम हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार के जाएं, 38 जिले हैं, और वहाँ देखें कि यहाँ किस प्रकार के, वहाँ चीनी मिलें हुआ करती थी, जी एक समय हुआ करता बंद कर दी, आपने बंद कर दिया चीनी मिल। वहाँ जो है बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, जैसे मैंने फूड प्रोसेसिंग की जी बात की। फूड प्रोसेस तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा रिसोर्सेस है, हम उसके लिए यदि सही उद्योग धंधे लगाएं तो ये पलायन रुकेगा। और पलायन बहुत ही दर्दनाक बात है। अभी आपने देखा होगा छठ के अवसर पर किस प्रकार से हमारे भाई बहन यहाँ से बिल्कुल गलत तरीके से, बेतरतीब ढंग से, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, वो छठ में घर जाते हैं और कितनी उनको ना वो झेलनी पड़ती है दुख, कितना उनको कष्ट होता है। ये पलायन एक बहुत दर्दनाक। और आप देखें ना, शिक्षा के क्षेत्र में भी पलायन है। हर गार्जियन जी, चाहता है उसका बिल्कुल। बच्चा कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी करे, मध्य प्रदेश दिल्ली में में मिलेगा। पढ़े अच्छे। तो हमारे यहाँ अच्छे स्कूल क्यों नहीं है? प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं, अच्छा कोचिंग सेंटर हो सकता है। तो यदि इन चीज़ों की व्यवस्था हम करेंगे तो पलायन रुकेगा। और हम भी इसका प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जैसे लोग चाहते हैं कि हम वहाँ जा कर के ऐसा कुछ काम करें कि वहाँ के बच्चों को यहाँ ना आना पड़े, वहाँ के बच्चों को वहीं पे शिक्षा मिल जाए। सर, अभी पलायन की बात हो रही थी तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप तो दिल्ली आ गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है बिहार को लेकर के, ऐसी धारणा बना ली गई है कि जो लोग वहाँ से निकल के आ जाते हैं, जो बड़े नाम हो जाते हैं, वो बिहार के लिए कुछ नहीं करते। तो आपने बिहार के लिए, जो वहाँ के बच्चे हैं, उनके लिए कोई ऐसा काम हो आपका जो आपने किया? नहीं, देखिए, मैं इसमें प्रयासरत हूँ। मैंने कुछ जगह जो है कुछ ज़मीनें भी ली कि मैं वहाँ स्कूल खोल सकूँ, लेकिन पर्याप्त ज़मीन नहीं मिलने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं पटना में बोरिंग रोड में अपनी एक संस्था एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच खोल रहा हूँ, और मैं बिहार के बच्चों को, खास करके विधि के बच्चों को, वहाँ पर बहुत कम फीस में शिक्षा मुहैया कराने वाला हूँ। और मैं बिहार के हर विद्यार्थी का आह्वान करूँगा आपकी तरफ से, आपकी ओर से, कि वो आएँ और हमसे फ्रीली इंटरेक्ट करें। हम लोग मिल करके बिहार को पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। चूँकि सर आप लॉ से संबंधित हैं, तो हमारा एक सवाल राज्य व्यवस्था से ही है। नीतीश कुमार 1985 के बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। सर एमएलसी से आते हैं, वो विधान परिषद से आते हैं, लेकिन वो चूँकि प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं है। हम सर कह नहीं सकते, एक भाषा में एक बात कह सकते हैं, लोगों के जहन की बात है कि तो ये छल है जनता के साथ कि आप डायरेक्ट चुन के नहीं आ रहे हैं। आते हैं आप अप्रत्यक्ष तरीके से चुन के, लेकिन प्रत्यक्ष चुन के भी तो आप आ सकते हैं, चूँकि एक राज्य के मुखिया आप बनना चाहते हैं, मुखिया बन रहे हैं हर बार। ऐसा हम मनमोहन सिंह के केस में भी कह सकते थे, कहा भी है लोगों ने। लेकिन ये सर एक मुद्दा है, 1985 के बाद विधानसभा चुनाव न लड़ना काफ़ी बड़ी बात है, वही 20 साल से मुख्यमंत्री होना। ये उनका पर्सनल चॉइस होगा, क्योंकि वो हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जाते हैं, इलेक्शन में कैंपेन करते हैं और उनके नाम पे वोट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न गौण हो जाता है। लेकिन जो आपका पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है कि ऐसा करना चाहिए, तो यदि करते तो अच्छा होता। लेकिन उनके नाम पे तो वोट मिलता है, उनकी पार्टी उन्हीं के नाम से चलती है, सुशासन बाबू उनको कहा जाता है। तो जनता का भरोसा तो कहीं ना कहीं उन्होंने जीता होगा, तभी वो बने होंगे, तभी वो मुख्यमंत्री इतने दिनों से बने हाँ हुए सर, हैं। आप प्रत्यक्ष तो हैं ही, वो तो बात है ही। हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, मतलब एक तरीके से राज्य के मुखिया बनने के लिए एटलीस्ट होना चाहिए। ये होता तो अच्छा होता, लेकिन भाई जनता तो उनको भाई कहीं ना कहीं उनके नाम पर वोट देती है। जी तो बिल्कुल। आप मना नहीं कर सकते, और लोकतंत्र की यही शोभा है, जनता जिसको चाहती है उसको सिर पे बिठाती है। जी पूजा, कुछ और सवाल आपके? सर, मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि बना रखी है सुशासन बाबू की और विकास पुरुष की, तो आप उनके कार्यकाल को, जो इतने सालों से चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में बदलाव तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं हो सकता। आज हम लोग बिहार जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, वहाँ सड़कें अच्छी है, बिजली रहती है, ये सब सुविधाएं तो हैं, तो कुछ बेसिक सुविधाएं हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, तो बिहार मांगे मोर। बिहार को बहुत कुछ चाहिए अभी। अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए। केवल अच्छी सड़कें और बिजली से नहीं होगा। बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को पलायन से छुटकारा चाहिए, बिहार को शिक्षा चाहिए। तो इन सब चीज़ों में अभी सरकार को बहुत कुछ करना बाकी है।
सर आपने अभी कहा है दिल मांगे मोर, तो क्या लगता है आपको कोई ऐसा चेहरा, कौन ऐसा चेहरा है जो बिहार को ये सब चीजें दे सकता है? देखिए, हर पढ़ा लिखा विजनरी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, हम भी कर सकते हैं यदि मुझे मौका मिलेगा तो। मेरी सोच है, मैं जहाँ तक संभव है मैं करता रहता हूँ। अभी कई सारे वहाँ प्रयास चल रहे हैं, प्रयोग चल रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं। कई सारे अधिकारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का नाम आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि ये लोग इन चीज़ों का बीड़ा उठाएं और परिवर्तन लाएं, और नहीं तो फिर हम और आप मिलकर के फिर वहाँ काम करेंगे और परिवर्तन को लाएंगे। चूंकि आपने सर कहा है कि आप भी राज्य व्यवस्था में वहाँ की आना चाहते हो, शासन व्यवस्था में आना चाहते हैं, ऐसी आपकी दिली इच्छा है, तो सर आपका कुछ मॉडल होगा इसका कि किस तरीके से बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा मिलता भी है? जैसा मैंने पहले भी आपने प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा बिहार को उन 5 चीज़ों की तो बहुत ज़रूरत है। जी। तो बेसिक मॉडल तो वही है। देखिए, आपको एक विजन बनाना होगा। आपने कहा खुद की, देखिए जो शासक होता है उसको दार्शनिक होना चाहिए। तो दर्शन क्या है? दर्शन विकास का है, दर्शन साहचर्य सहयोग का है, विकास का है। तो वही दर्शन लेकर के यदि कोई काम, देखिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है ये, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार में यदि इच्छा शक्ति है, वो रोजगार लगाएगी। और सरकार के पास देखिए इतने संसाधन होते हैं, इतने लोग हैं, इतनी सुविधाएं होती है कि सरकार चाहेगी तो आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो यदि आप सरकार में आते हैं तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। जी, तो कब जी करें? बिल्कुल सर। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जैसे लॉ के जानकार हैं आप, तो बिहार के जो नेता लोग हैं, खासकर बाहुबली किस्म के, तो उनको इनकी कितनी जानकारी होनी चाहिए? नहीं, देखिए आप तो यदि कहीं भी विधानसभा में, विधान पार्षद में, विधान परिषद में और संसद में बैठते हैं तो आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि मैं एक बेसिक कानून का मॉड्यूल बना करके लोगों को बताऊंगा कि आपको कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। जैसे आप कई बार देखते हैं कि कई नेतागण, उनको पता ही नहीं होता लॉ इस पॉइंट पर है क्या, और वो इंटरव्यू में कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, और जनता भी उसको सुनती है, फिर उपहास उड़ाती है। तो ऐसा नहीं हो, इससे छवि हमारे राज्य की भी खराब होती है। तो उनको जानकारी विधि की होनी चाहिए, ये आवश्यक है। आप कभी कभी ये पूछेंगे, भाई भारत के संविधान में जो आपका प्रियम्बल है वो क्या है, वो नहीं बता पाते लोग। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं बता पाते लोग। तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बेसिक ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, और विधि की जानकारी, क्योंकि वो देखिए विधायिका में बैठे, विधान परिषद में बैठे, तो विधि तो आपको आना ही चाहिए। ये तो बेसिक जानकारी सरकार को भी चाहिए कि इस प्रकार का एक बेसिक मॉड्यूल बनाए जो उनको बेसिक जानकारी दे। चूंकि सर ये हमारा कार्यक्रम एस्पिरेंट भी देखते हैं, तो अभी बाहुबली की चर्चा हुई है, तो एक लास्ट क्वेश्चन बस फ्रेम करते हैं बच्चों के लिए जो देखते हैं, एस्पिरेंट देखते हैं हमारा कार्यक्रम। अनंत सिंह इस समय जेल में है, और तो इससे जुड़ा हुआ हमें कुछ लॉ का सार समझा दीजिए कि ये जेल में रहते हुए चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, इसके लिए क्या हमारे यहाँ लॉ हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए क्या कर सकते हैं। चूंकि अच्छी बात नहीं है, एडीआर की रिपोर्ट है 27% इस बार जो विधायक चुने जा रहे हैं या फिर तुम चुनाव लड़ रहे हैं, दागी हैं, सब अच्छे केस हैं उनके ऊपर। तो इस पर क्या होने चाहिए, इस पर क्या व्यवस्था है हमारे संविधान में, इस पे हमें एक लास्ट कमेंट कर दीजिए। आप समझ गए? यदि आप कन्विक्ट हो जाते हैं, दोष सिद्ध हो जाते हैं, 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा मिल जाती है आपको, तब आप चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन यदि आप दागी हैं, सिर्फ आप पर आरोप लगा है और आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो उस केस में कोई प्रावधान नहीं जो आपको कहे कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चाहे आप जेल में हो या आप हाउस अरेस्ट में हो, आप चुनाव लड़ सकते। देखिए, लोकतंत्र की एक ये भी शोभा है कि आप भाई सबको अधिकार देते हैं। तो जेल में बंद आदमी को भी अधिकार है, लेकिन यदि आप कोई गलत कारण से बंद हैं तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन विधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इसको मना करती हो। जहाँ तक आपने कहा कि भाई इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये विधायिका पर है, उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है इस पे, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें केवल हमने यदि चार्ज लगाया किसी पे या किसी को हमने किसी पे आरोप लगाया तो उसको किसी प्रकार से हम ये सब कर सकें, इनएलिजिबल बना सकें, ऐसा नहीं है। वो एलिजिबल है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज हमने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के संचालक श्री आलोक कुमार रंजन सर से बात की। इन्होंने बिहार चुनाव पर काफ़ी खुलकर चर्चा की। सर ने अपना बताया कि अगर हम भी विधायिका में आते हैं, हम भी किसी तरीके शासन व्यवस्था में आते हैं, तो हमारा मॉडल क्या होगा, हम किस तरीके से आगे बिहार को लेके जाएंगे, और तमाम प्रश्नों का जवाब दिया, तमाम तरह की बातें की। तो आज हमने एक बृहद चर्चा की, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।
कैमरामैन आशीष के साथ कुलदीप द्विवेदी, पूजा ठाकुर के साथ, धन्यवाद।